स्टैटिक्स पार्ट है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और बाकी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में समझेंगे। जो स्टैटिक्स बात है, आप जो वर्ड्स बोलिए इसको, है ना, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको समझ लेने के बाद इससे क्वेश्चन पूछता है। जनरली क्वेश्चन यही से पूछता है, और बाकी जो डाटा वगैरह होता है उससे तो ट्रेंड पूछता है कि इकोनॉमी के ट्रेंड बताइए कि किस तरीका है, कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुरू करें, बताइए। शुरू करें, ये वेट करें थोड़ा सा। तो एज यू नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पे भी बजट के बारे में चर्चा नहीं, बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट बनाने के लिए मैं पढ़ा नहीं रहा पूरा, कि कहीं पे भी बजट की बात नहीं किया गया है, सिर्फ बात किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है उसको। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलता है। ठीक है, तो यही बोलता है जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं बेसिक्स में नहीं जाता हूँ, मुझे लगता है कि बेसिक्स तो आप लोग को आता है कि कब शुरू हुआ, किसने प्रेजेंट किया, हिस्टोरिकल बेसिस क्या है, ये सब तो डेली का रटने वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज़ में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट कोर कंसेप्ट्स पे आता हूँ कि बजट में ओवरऑल समझना क्या है, ज़रूरी क्या है, किस चीज़ को समझना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे बजट होता है ना, तो बजट का मतलब क्या होता है कि हमारी सरकार देखती है कि हम कितना खर्चा करने वाले हैं, कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा करेंगे, है ना, कि ओवरऑल हमारा रिसिप्ट्स क्या है, कि कितना पैसा आने वाला है, वो टैक्स से हो, नॉन टैक्स से हो, ये सारे तरीके से। यानी कि अगर हम जीवन को किसी फैमिली को देखें या हम अपने ऊपर लेते हैं, तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास पैसे पूरा कितना आने वाला है, एक सर्टेन टाइम में, एक साल में कितना पैसे आएगा और मैं कितना खर्चा करूंगा, इसी को बजट बोलता है। अब कोई इंसान बजट बनाता है ना, कुछ भी करने के लिए बजट बनाता है, उसी तरीके से सरकार भी बजट बनाता है। तो इस बजट में सरकार कौन कौन सी चीज़ें देता है उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 120 के हिसाब से इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रिपेयर करता है, उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में बजट स्पीच होती है, और फिर आगे वही सारे काम सरकार वोट होती है उस पर, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर एक्ट बनता है, जो पैसा निकालना है वो पैसा सारे निकालता है और सरकार खर्चा करता है अपने हिसाब से। हेलो नैना, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं आप? ठीक हो? मैं तो बढ़िया हूँ, सही हूँ, ठीक हो गया हूँ। और ये जो आपके क्लास का पर्पस है ना नैना, ये आप ही के लिए है। जब आप बोले थे ना कि भैया बजट समझा दीजिएगा थोड़ा, तो बजट का जो की कंसेप्ट्स है, स्टैटिक पार्ट्स, जो वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जितना हो पाता है उसको। फिर अगर बचा कुछ तो कल समझेंगे। ठीक है ना? मम्मी जी ठीक हो ना आपके? अगर नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रहा है क्या? नॉइज़ नहीं है ना? ज़्यादा है नॉइज़? तो हम शुरू करते हैं। इस बजट में क्या है कि एक तरफ होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है, दूसरी तरफ होता है कैपिटल बजट। तो पूंजीगत बजट और आपके आय बजट कि कैसे कहाँ से। ओके, थैंक यू।
तो पैसे कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, कहाँ जाएगा, मतलब एक इसमें रेवेन्यू बजट में क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन ना लीजिए। रेवेन्यू बजट में होता है कि डेली का खर्चे कितना है, कहाँ से आएगा पैसे, डेली कहाँ कहाँ से आएगा और डेली कहाँ कहाँ जाएगा, है ना, कि पैसा टैक्स से कितना आएगा, नॉन टैक्स से कितना आएगा, फाइन वगैरह से कितना आएगा, ये सारे। और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, जैसे आपके इस सैलरीज देना है, पेंशन देना है, सब्सिडीज देना है, इन सारी चीज़ में कितना पैसा जाएगा, कि डेली कितना खर्चा आ रहा है और डेली कितना जा रहा है, उसको रेवेन्यू बजट में रखता है। ठीक है। दूसरा कैपिटल बजट में ये उसे रखता है कि पैसा जो हमारे पास एक लमसम अमाउंट आएगा वो कहाँ से आएगा, ये एक कैपिटल आएगा जिससे मैं इन्वेस्ट करूंगा, जिससे कैपिटल जनरेट होगा। कैपिटल जनरेट का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जाकर मेरे को फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसे अगर मैं खुद पे पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो एक ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो रहा है, जिससे मैं आगे चलकर इस नॉलेज को यूज़ करके मैं क्या करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उस पैसे से इन्वेस्ट करूंगा, फिर दुनिया के बहुत सारे काम करूंगा। तो इसी तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए। अब ये सब एक दिन का थोड़ी ना है, ये सब एक बार बन जाए तो 10 साल 20 साल 50 साल चलते रहेगा, पैसा आते रहेगा। रोड बना दिए, ये सारे चीज़, रेलवे बना दिए, आपके मेट्रो बना दिए, बहुत सारे चीज़, ये सब चीज़ होता है कैपिटल। ठीक है। तो मैं पहले आपको रेवेन्यू बजट समझाता हूँ, फिर आपको कैपिटल बजट समझाऊंगा। ठीक है। आई होप क्या आप लोग पहले बजट पढ़े हुए हैं, कि मैं गहराई से चलूँ थोड़ा, या थोड़ा सा छिछली तरीके से आपको रिवाइज कराने के तौर पे समझाऊं, बताइए तो, है ना। है ना। तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि सरकार के क्या है, आम खर्चे, सरकार के सामान्य खर्चे, सामान्य खर्चा, और अब इसमें हम लोग समझेंगे पहला, इसमें इसको ए दे देता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट समझेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसीट्स बोलते हैं इसको, लेकिन हम रिसिप्ट से बोलेंगे। तो इंग्लिश वाला सब कुछ भी बोल देता है, इसको बोलता आम आय। लिख ला दो, पढ़ा है ना, हाँ चलिए ठीक है। पढ़े हैं तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन कराने में तो सट हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्या पढ़ाऊंगा आपको, हाँ, रिसिप्ट्स का मतलब है कि आय, कि कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ इसमें समझाऊँ। फिर उस तरीके से जितना आया उतना एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसको मैं इस रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपको समझाता हूँ। तो इसमें एक होता है कि पैसा आया किधर से, टैक्स, कि टैक्स के जरिए आया, थ्रू टैक्स, है ना, तो इसको बोलिए टैक्स रेवेन्यू। सरकार का जो मैक्सिमम पैसा आता है वो टैक्स से आता है। एक दूसरा है आपके नॉन टैक्स से। अब टैक्स से कैसे आएगा, जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इसमें एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपके इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो सब लिख देता हूँ मैं, है ना। एक इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स, अब मुझे लिख लीजिए थोड़ा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारा
डायरेक्ट टैक्स हुआ। इनकम टैक्स कहने का मतलब है कि जो पूंजीपति वाला व्यक्ति होता है उस पर सरकार टैक्स लगाता है कि भैया एक सर्टेन अमाउंट के बाद मैं आपसे पैसा लूँगा 30%, 20%, 40%। जैसे अभी क्या है कि 12% से ज़्यादा अगर आपके पास पैसे है, 12 लाख से ज़्यादा आपके पास पैसे है तो सरकार उस पर एक परसेंटेज चार्ज करेगा आपसे। यदि मेरे हिसाब से 40% है या 4% के स्लैब बढ़ते जाता है। तो इनकम टैक्स एक ग्रुप जो कैपिटल वाला आदमी होता है जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन, उसके पास पैसा होता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाता है। जैसे मान लीजिए कल होकर मेरे को पैसा अच्छा होने लगेगा तो सरकार बोलेगा कि ये इनकम टैक्स भर यार, तो मैं भरूंगा इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे लगाता है कि आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं तो आप भी भरिए पैसा। तो डायरेक्ट कंपनी से लेता है तो उसको बोलता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स में है। और इनडायरेक्ट टैक्स का तो ढेरों एग्जाम्पल है, जैसे जीएसटी हो गया, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, हम लोग से लेता है पैसा, है ना, डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेता है। सॉरी, जीएसटी में क्या होता है कि पैसा तो हम ही लोग देते हैं, कि कंज्यूमर ही देता है, लेकिन हम लोग भरते हैं दुकान वाले को और दुकान वाले फिर आपको सरकार को भरता है। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं भरते हैं, इनडायरेक्ट भरते हैं, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है। अब जैसे हम कुछ भी सामान खरीदते हैं 5 रुपये 10 रुपये का, तो उस पर जितना % जीएसटी सरकार लगाया रहता है उस जीएसटी के तौर पे जो दुकान वाले भाई होते हैं उसको जोड़ लेता है। और दुकान वाले से पैसा कौन ले लेगा? रिटेलर है, रिटेलर से वो कंपनी वाला है। तो इस तरीके से देता है पैसा, और जो लास्ट कंज्यूमर डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पैसा जो आपके दुकान वाला, छोटे दुकान वाला होता है वो भरता है पैसा। तो जीएसटी हो गया, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है। एक होता है कस्टम ड्यूटी, हाँ कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी। एक होता है एक्सरसाइज ड्यूटी। सो कस्टम ड्यूटी कहने का मतलब है कि जो माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, कि मान लीजिए यूएस से कुछ सामान लिए और इंडिया से कुछ भेजे, तो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको बोलता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है। और जो एक्सरसाइज ड्यूटी है, तो जैसे सरकार लगाता है, सेंट्रल एक्सरसाइज लगाता है कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिकर हो गया, लिकर शराब, आपके शराब हो गया, आपके एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, फिर एक डीजल हो गया। तो ये सब जो गुड्स हैं, ये सारे जो सामान से वो सारे जीएसटी में नहीं आता है, तो उस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्सरसाइज लगाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी बोलता है। ठीक है, मैं देख रहा था कि गड़बड़ तो नहीं समझा दिया। तो उसको एक्सरसाइज ड्यूटी बोलता है सरकार। और फिर एक पहले आपके स्टेट गवर्नमेंट लेता था वैट, उसको बोलता है वैल्यू एडेड टैक्स, कि जिस स्तर पे आप वैल्यू ऐड कीजिएगा उतना हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार, कभी कभी सरकार भी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, कभी कभी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ प्रोडक्ट्स पे, जैसे शराब हो गया या बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाता है। तो ये सारे हो गया आपके इनडायरेक्ट टैक्स और हो गया डायरेक्ट टैक्स। अभी सारे से जितना पैसा आएगा वो सब इस रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा, टैक्स वाले रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, कि टैक्स वाले कहाँ से पैसा कहाँ से आया? इन सारों चीज़ों से टैक्स से आया, इनडायरेक्ट टैक्स से आया, ये सारे जो पैसा आया इस टैक्स रेवेन्यू से, इसमें एक खजाना भरा गया। ठीक है जी। हाँ, वैट को जीएसटी में शामिल कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उस पर वैट को ही ख़त्म करने के लिए जीएसटी लगाया गया था, लेकिन कुछ सामान है, कुछ चीज़ है उस पर स्टेट भी अपना वैट लगाता है। जैसे एक मुझे लेकर याद आ रहा है, और कुछ जो चीज़ें हैं उस पर लगाती है वैट। अब जैसे दिल्ली में शराब का दाम कुछ और मिलेगा आपको, यूपी में कुछ और मिलेगा ना, दिल्ली में शराब सस्ता है, पंजाब में कुछ और, पंजाब में तो खैर बंद है, बिहार में बंद है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे शराब के दाम सस्ता मिलेगा या आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स होता है वो अपने हिसाब से टैक्स लगाता है। ठीक है, तो इतना समझ गया ना कि डायरेक्ट टैक्स से जितना पैसा आया वो सब इसमें है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो इसमें है वो सारे इसमें आया। ठीक है, और जो नॉन टैक्स का मतलब है कि जिस पे टैक्स नहीं लगता है। अब जैसे कुछ फाइन्स हो गया है ना, इसमें मैं बताता हूँ आपको कि फाइन्स हो गया, ऊपर लिखो
इसी में लिखता हूँ, इसी में लिखता हूँ कि सरकार ने फाइन लिया आपसे कि मोटरसाइकिल उढ़ंग लेखा चला रहे थे आप, है ना, बाइक, या आपने बिना क्या करते हैं उसको टिकट लिए ट्रेन में घुस गए, तो सरकार तो फाइन मारेगा ना आपसे। तो फाइन्स वगैरह हो गया, आपसे जो पैसे लेते हैं सरकार, फीस हो गया कुछ चीज़ का, एग्जामिनेशन वगैरह का भी फीस लेता ही, पेनल्टीज लगाया कुछ चीज़ों का कि आपने गलती किया इसलिए पैसा दो आप। ये सारे जो पैसा होता है, चाहे सरकार लोन देती है, लोन जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया या किसी भी पब्लिक PSU, पब्लिक जो कंपनीज होता है उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसको जब सरकार पैसा वैसा देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लेती है, सर्टेन चार्ज, वो सब इसमें ही आता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। और क्या है, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जैसे मान लीजिए LIC है, SBI है, जितनी भी सरकारी कंपनीज है उसमें सरकार का मेजॉरिटी होता है। सरकार जो प्रॉफिट, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसी को डिविडेंड बोलता है। वो जो कंपनी प्रॉफिट कमाता है ना, उसको, उस प्रॉफिट को, जिसका जितना जितना मेजॉरिटी शेयर्स होता है उसके उतने परसेंटेज के हिसाब से उस प्रॉफिट में से बांट कर दे देता है। तो सरकार के भी बात पास, उसी को डिविडेंड बोलता है। डिविडेंड का मतलब क्या कि मान लीजिए LIC अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो अब LIC सरकार के पास है, 70-80% सरकार के पास है शेयर्स, अब तो उसमें से जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सरकार के पास गया, तो उसी को डिविडेंड बोलता है, ठीक है। तो ऐसे सारे कंपनीज जिससे हाँ बैड में प्राइस इंक्रीज होता रहता है, हेलो किया, तो उसी को डिविडेंड बोलता है। अब इन सारी चीज़ों से जो पैसा आया, फाइन से, फीस से, पेनल्टी से, इंटरेस्ट पेमेंट से, यानी इस तरीके से जो फीस पैसा आया वो सारी चीज़ नॉन टैक्स में जाएगा। अब यहाँ से जो पैसा आया, यहाँ से जो पैसा आया, ये सारे के सारे पैसा जो आया रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आया, यानी ये सब पैसा जोड़ जाड़ कर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको आम आय बोलता है, समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट। अब फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इतना पैसा हमने कमाया, अब इस पैसे को, जैसे मैंने आपको समझाया कि इस रेवेन्यू बजट का काम क्या है कि हम सरकार के सामान्य खर्चे और आय, कि डेली का खर्चा कितना है, डेली हम कितना खा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं बाज़ार में, मार्केट में, दुनियादारी, पर्सनली देखें तो उसी तरीके से सरकार है कि इंटरेस्ट पेमेंट करता है, सरकारी कर्मचारी को पैसा देना है, पेंशन देना है, लोन वगैरह लिया है तो उस रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीज़ करना है, ओके। सो ये हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मैं ऊपर हटाता हूँ। अब जैसे जो भी चीज़ है, सीधा सा मेरा कंसेप्ट क्या होता है कि ऐसे सारे जो पैसे आने का तरीका है ना, जहाँ से पैसे बन सकता है वो सारे पैसा इसमें जाएगा, बस उसको छोड़ के कि जो पैसे लॉन्ग टर्म के लिए, अब मान लीजिए सरकार कहीं से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया कि साल भर 2 साल के लिए, अब लंबा चौड़ा पैसा लिए, मान लीजिए 500 करोड़ 500 करोड़ से कहीं होगा, है ना, कि 20,000, 30,000, 40,000, लाख करोड़ इतना पैसा उठाया, तो सरकार उतना पैसा करके क्या करेगी, खा थोड़ी ना जाएगी, उतना पैसा लेगी तो कोई काम करेगी। जैसे हम लोग जीवन में कुछ करते हैं, किस लिए पैसा मोटा उठाते हैं, अगर सरकार से बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन इसलिए थोड़ी ना लेते हैं कि चलो रूम में बैठेंगे, पिज्ज़ा, बर्गर, कोक, है ना, पेप्सी, ये सब मंगवाएंगे, मज़े से खाएंगे, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, या पार्टी मनाएंगे। हम लोग पैसा लेते हैं तो एजुकेशन के लिए, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, जो लॉन्ग टर्म में हमारे को फ़ायदा करेगा, तो उसी को बोलता है कैपिटल, ठीक है। हरे राम, हेलो, समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुआ, यानी जो पैसा आया, ये हुआ, और यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, ठीक है। इसको बोलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलिएगा, आम खर्चा,
तो जैसे इसमें हुआ टैक्स रेवेन्यू और नन टैक्स रेवेन्यू, उसी तरीके से दूसरा में क्या हो जाएगा, एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ पे क्या लिखा था मैं, ए भी ना, तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक, कि डेवलपमेंटल काम के लिए और बी में नॉन डेवलपमेंटल काम के लिए। ठीक है, कि एक अब जितना ये पैसा आया हमें डेली खर्चा हो रहा है, तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि हम पूरा खा ही जाएंगे या पूरा पेंशन में दे देंगे, पूरा सैलरी में ही दे देंगे, उससे पैसा तो बचेगा। तो उसमें हम कुछ डेवलपमेंटल काम करेंगे, जैसे आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उसका फीस देंगे, तो स्कूल के टीचर्स की ठीक है वो पैसा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो डेवलपमेंटल काम हुआ, क्योंकि हम उससे अपने देश के नागरिक को एजुकेशन, देश के बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा, वो जाकर आगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, वो हमारे लिए, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं बन जाएगा, एक कैपिटल के रूप में फ्लोरिश करेगा। तो जो एजुकेशन सेक्टर्स है उसमें पैसा दे रहे हैं, या हेल्थ सेक्टर में जो पैसा हम दे रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, या मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, ये सब क्या हुआ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो गया। नॉन डेवलपमेंटल में वही कि अब काम कर लिया है तो पेंशन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा और सब्सिडीज़ वगैरह ये सारे देना पड़ेगा। तो उसको मैं लिख कर बताता हूँ आपको। जय माता दी, जय माता दी। तो मैं इसको हटा दूँ हाँ, बताइए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हटा दूँ। वैसे बजट के पार्ट होता है ना, सरकार इस तरीके से उसको कैटेगोरिकली डिफाइन करता है कि इतना पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आया, इतना पैसा जो आपके खर्चे होंगे, इतना पैसा आएंगे, ये सारी चीज़ सरकार बात करता है। हम खर्चा, पैसे इतना आएगा तो हम इतना खर्चा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस स्कीम में डालेंगे, हर डिपार्टमेंट अपना अपना बताता है। ठीक है, हो समझ रहे हो ना कि मैं ही समझ रहा हूँ और खुद को समझा रहा हूँ। चलिए, अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें भी ए बी हो गया, इसको 1 डालिए। ठीक है, में डालिए नॉन डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि सर अब एजुकेशन सेक्टर है, तो एजुकेशन सेक्टर में जितने टीचर्स हैं उनका सैलरी देगा। ठीक है, आपकी फिर एग्रीकल्चर में हम लोग किसान भाई जो हैं, हमारे किसान भाई हैं, उन लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सब्सिडीज जो प्रोवाइड करते हैं, आप कहिए कि सर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं तो इसका तो लॉजिक नहीं, तो इसमें आना चाहिए नॉन डेवलपमेंटल में। लेकिन नहीं, डेवलपमेंटल में कैसे आएगा कि हम इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ जनरेट करते हैं, ऐसा तो नहीं कि खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो सब्सिडीज़ जब हम एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज़र पे या कुछ और चीज़ों पे, तो उनको जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं हम फार्मर्स को, उससे वो पैदा करते हैं, फसल को उगाने की काम करते हैं, तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में। और क्या है जी, रूरल एम्प्लॉयमेंट में। रूरल एम्प्लॉयमेंट में और क्या, इसमें मिड डे मील लिख लीजिए।
मिड डे मील स्कीम चलता है और बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें खोज कर लिखना पड़ेगा, तो सरकार आइडेंटिफाई करती है। अब नॉन डेवलपमेंटल में क्या है कि जैसे सैलरी देना पड़ा अपने काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को, पेंशन भी देना पड़ता है। अब इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में तो हम पैसा देंगे तो सैलरी देंगे तो वो भी हमारी इकोनॉमी में जनरेट करेगा इकोनॉमिक साइकिल को, लेकिन यहाँ पे फंस मत जाना, ठीक है। अब सैलरी देंगे तो हम देखेंगे कि करते क्या हैं, लेकिन ये हमारे लिए काम किए हैं, तो हम इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इसलिए डालें कि हम पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बाद में जाके क्या करेंगे ना करेंगे तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम अगर पैसा दे रहे हैं तो ये मुझे पता है कि मैं दे रहा हूँ अच्छे काम के लिए दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो इनका पैसा हुआ। अब ये बेचारा डेवलपमेंटल काम करे या नॉन डेवलपमेंटल काम करे या अपने बच्चों के ले जाकर उधर मौज करवाए, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा इंटरेस्ट याद लिखा है जी। सो इंटरेस्ट पेमेंट कि सरकार ने जो लोन लिया है पैसा उसको पेमेंट करेगा इंटरेस्ट हर बार 6 महीना 5 बार इतने समय पे वो बात किया होगा। सब्सिडीज़ है। अब इस सब्सिडीज़ ये अलग की बात है कि मान लीजिए कि सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं किस चूल्हा में, गैस चूल्हा वाला जो हम लोग सब्सिडीज़ देते हैं कि गैस चूल्हा के लिए सब्सिडीज़ दिए, तो वो सारे नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हो गया या और सारे सब्सिडीज़, लेकिन एग्रीकल्चर वाला आपके डेवलपमेंटल में आएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत जाना दी। इसमें हेल्थ भी लिख लीजिए, हेल्थ और बाकी जो खर्चे हैं अदर्स एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चेस कि सरकार ने झाड़ू पोछा मरवाया, ये सारे काम, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ये सारे हालांकि उन लोगों को मिलता है, लेकिन ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आएगा। तो ये हुआ रेवेन्यू बजट का ओवरऑल कि हम डेली कितना कमा रहे हैं और डेली कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मैं दूसरा बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। ये हुआ कॉन्सेप्ट्स पूरा रेवेन्यू बजट का, समझ गए। चलो समझ गए, प्रॉब्लम पूछिए अगर है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बताइए तो, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, बड़ा से आसान सी बात, ये सिर्फ खेला है कुंची का वर्ड का, है ना, बोलना है वर्ड बड़े सेलिंग की बात कहना कुछ और चाहते हैं, निकल गया कुछ और, इस तरीके से इसमें कुछ है नहीं, बस वर्ड की बात है, इसको डिफाइन करने का मतलब है, बस सीधा सी बात है। हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे पूछता है। अब इसी से एक और सीधा सा जुड़ा चीज़ है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहीं पे बता देता हूं कि रेवेन्यू बजट है ना, तब रेवेन्यू बजट में या तो सरप्लस होगी या उसको डेफिसिट मानेंगे। अब सरप्लस डेफिसिट क्या है, तो इसको बोलता है रेवेन्यू सरप्लस। लिखा जा भाई, सही लिखा हो। सरप्लस या डेफिसिट। अब मान लीजिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, जो हमारे पास डेली का पैसा जो आ रहा है वो अगर कम है और डेली खर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, डेफिसिट होगा ना भाई, कमी हो जाएगी हमारे पास। अब डेली 500 रुपये कमा रहे हैं और खर्चा इतना कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, तो क्या 500 रुपये डेफिसिट तो चढ़ ही जाएगा। अब इस 500 को भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, किसी से लोन लेंगे, किसी से कर्जा लेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे या काम करेंगे, ऐसा ही होगा। सॉरी, बड़ा नॉइज़ हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि हम डेली जो खर्चे कर रहे हैं वो अगर हमारा ज़्यादा है, जितना कमा रहे हैं, तो उसका मतलब कि हमारा घाटा है,
डेफिसिट का मतलब घाटा है। अगर सरप्लस है तो हम पॉजिटिव में हैं कि हम जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इतना ही है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब इतना ही है। अब इसके बाद जब मैं कैपिटल डेफिसिट सिखा बताऊँगा तो इसी तरीके से वो भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? हटा दें। आई होप, मुझे लगता है ज़्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बार पढ़िएगा तो थोड़ा लगेगा कि हाँ तो एक सेगमेंट इस तरीके से बांटता है गवर्नमेंट कि हम देखते हैं कि भैया डेली हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये क्या सरप्लस है या डिफिसिट में है, इस तरीके से वो बांटता है। देखता है कि टैक्स के थ्रू कितना आ रहा है, बिना टैक्स लगाए कितना आ रहा है, उसी तरीके से जो पैसा आया उसमें हम कितना डेवलपमेंटल वर्क के लिए काम करेंगे और कितना हम नॉन डेवलपमेंटल के लिए पैसा एलोकेट करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखता है। अब रेवेन्यू की बात कर लिए, डेली का काम का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल के काम, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल बजट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूंजीगत पूंजीगत नहीं बोलता है इसको, दीर्घकालिक बोलता है, निवेश और उधार। निवेश और उधार कि हम कितना पैसा ले रहे हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे एक दिन मेरे को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, है ना, इस तरीके से। तो फिर इसमें भी हम दो तरीके से बांट देंगे कैपिटल बजट में। एक साइड कैपिटल रिसिप्ट, कितना आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, यानी कैपिटल से मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हूँ ना, हालांकि इसका ही हिंदी नहीं है, इसका एक डेफिनेशन के तौर पे हुआ, ठीक है, करें कि इसमें एक ऐसा, इसके एक डेफिनेशन के तौर पे हुआ कैपिटल बजट का। कैपिटल बजट का मतलब हो गया कि पूंजीगत बजट, हिंदी में पूंजीगत बजट। कंफ्यूज ना होइएगा, खेल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका काम है दीर्घकालिक समय के लिए कि हम कितना निवेश कर रहे हैं, विवेश नहीं लिखा हुआ है, निवेश है कि हम कितना निवेश करेंगे और कितना हम उधार लेकर निवेश करेंगे, ये सारी चीज़ें, या कितना उधारी होगा हमारे पास, उसको बोलता है कैपिटल बजट, ठीक है, पूंजीगत बजट। तो इस कैपिटल रिसिप्ट्स को, यानी कि पूंजीगत आय को हम लोग देखते हैं पहले। इसमें दो होगा, एक कैपिटल रिसिप्ट्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत आय, ठीक है। अब इस कैपिटल रिसिप्ट्स में देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से पैसा पाया। तो जैसे अब इसमें हम दो यहाँ पे बांटता नहीं है कि एक डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल तरीके से, टैक्स से, इस तरीके से बांटता नहीं है, क्योंकि ये सीधे पूंजीगत आय है। तो हम सीधे देखें, इसमें सीधे सरकार बांटती है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसमें टैक्स वैक्स का चक्कर नहीं है, जो टैक्स वैक्स का चक्कर था वो तो पहले ही हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें जो पैसे होंगे उसका होगा कि लोन से, या हम किसी से बोरो कर रहे हैं, बोरोविंग। अब जैसे सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है
और पैसा लेती है, जो मैंने आपको समझाया था ना SLR वाला कंसेप्ट। SLR में या आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला कंसेप्ट वहाँ पे समझाया था कि सरकार बोरो कैसे करता है। तो सरकार लोन लेगी इंटरनेशनली, घर में किसी हमारे RBI से ले लिया, या किसी बैंक से ले लिया, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट से ले लिया, या जनता से ले लिया, तो बोरो करता है। लोन ले लिया, आपके IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ये जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन स्टेट्स है वहाँ से ले लिया, फॉरेन कंट्रीज से ले लिया। तो ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। ठीक है, जय माता दी नैना सिंह। तो इस लोन को लिख लीजिए आप, डोमेस्टिक या फॉरेन, कि हम अपने घर में ले लिए RBI से, जैसे मैंने आपको समझाया, या हम किसी फॉरेन कंट्रीज से ले लिए, जैसे हमारा जो मेट्रो का जो प्लान मेट्रो बनाने की जो काम है, उसमें बहुत सारा पैसा जापान ने इन्वेस्ट किया है। तो पैसा तो जापान का है, लेकिन मेट्रो का हो गया। एक और क्या है, सुपरफास्ट जो ट्रेन चलाने वाला है, तो बोलता है उसको कौन सी ट्रेन है, हाइपरलूप? नहीं, हाइपरलूप नहीं, बोलता है ना खूब सुंदर ट्रेन है चलने वाला, क्या बोलता है उसको, मतलब कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पैसा फॉरेन का है, लेकिन उससे कैपिटल गुड में आएगा। क्यों कैपिटल रिसिप्ट्स में इसलिए आएगा, क्योंकि उससे मेरा लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल क्रिएट होगा, जिसे आगे चलकर मैं उसे पैसा बनाऊंगा, यानी पैसे से पैसे कमाऊंगा। राधे राधे देवेश। नहीं, हाई स्पीड ट्रेन नहीं बोलता है। अरे सुंदर सी कोई सा है ना, क्या बोलता है उसको, ट्रेन ही है। अरे ट्रेन ही का नाम है, उसका क्या नाम है, हाई खूब फास्ट चलता है, सुपर फास्ट नाम नहीं है, लेकिन उसका नाम मैं भूल गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि बोरोइंग में क्या है, कि हमारी सरकार बॉन्ड जारी करेगी और बॉन्ड के थ्रू RBI से पैसा ले लेगा, पब्लिक सेक्टर से जो बैंक्स है उससे ले लेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उनसे ले लेगा, या हमारे जनता से पैसा लेगा कि भैया मुझे ज़रूरत है कैपिटल क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की चाहिए ज़रूरत है, तो ये पैसे ले सकता है सरकार। ठीक है, हाँ, बुलेट ट्रेन से ही लिखी हो, बुलेट ट्रेन है उसका नाम, बुलेट ट्रेन, समझे। या इसको बोलता है रिकवरी ऑफ लोन। अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसी स्टेट्स को पैसा दिया होगा, लो बिहार बाबू, या यूपी वाले भाई, या महाराष्ट्र, लो पैसा, और 10 साल 15 साल के बाद मुझे पैसा दे देना, और तुम्हें जो डेवलपमेंटल काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, जिस तरीके से काम करना है, इतना % के हिसाब से आने वाला समय में मुझे पैसा दे देता। तो पैसा तो कैपिटल हुआ ना भैया, पैसा हम दिए, एक दिन आएगा वो पैसा, या उससे हम पैसे से पैसे कमा रहे हैं तो कैपिटल हुआ, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स में रखेंगे। तो लोन रिकवरी किए उसको, इसमें लिख लीजिए स्टेट से। ठीक, एक और टर्म है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या है, कि सरकार, पता है आपको कि जैसे सरकार कभी ट्रेन बेच देती है, कि कुछ % ट्रेन बेच दिया, जैसे आपके एयर इंडिया है उसको टाटा के हाथ से सेल कर दिया, तो ये सब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच देता है। जैसे LIC है, तो LIC सरकार के पास पहले 2017 से पहले, या याद नहीं मुझे, 2021-22 है, तो अभी सरकार के पास 70% शेयर्स है, सरकार के हाथ में 70% मेजोरिटी शेयर्स है, लेकिन उनसे पहले सरकार के पास 100% था। तो सरकार ने सोचा कि यार इतना क्या करूँगा, थोड़ा पैसा बनाता हूँ, तो कुछ शेयर्स क्या किया, सरकार ने बेच दिया। अब सरकार ने शेयर्स बेचा तो उससे पैसा मिला, मोटा पैसा मिला, और उस पैसे का सरकार क्या खर्च करेगी अपने इन्वेस्टमेंट में, तो क्या कैपिटल रिसिप्ट्स हुआ। कैपिटल रिसिप्ट्स कहने का मतलब मैं कुछ भी ऐसा लगाऊं जिससे पैसे से पैसे मेरा होना चाहिए, है ना। एक बोलते क्या बोलता है सुंदर सी वर्ड, चलो छोड़ो, मेरे को सुंदर सी वर्ड आने के बाद भूल ही जाता हूँ मैं, तो अपना होना चाहिए।
सीधा सी बात कि अगर मैं अपना पैसा लगाऊं तो कोई डर ही नहीं है, तो वो सारे जो पैसा आएगा वो सारे आपके कैपिटल रिसिप्ट्स में जाएगा कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से थोड़ा सा शेयर्स बेच दिए, है ना। वो जैसी ये सारे जो आपके कंपनीज है सरकार की, LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ONGC है, और कौन से है ना, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ में से कुछ बेच देता है तो उसको बोलता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। यहाँ पे लिख रही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होता है उन सारे में से थोड़ा सा पैसा बेच दिया, तो ये सारे जो पैसा है ना इसको कैपिटल रिसिप्ट्स बोलता है। ऐसे पहले जो मैं बताया तो उस क्या है, वो सारे जो टैक्स से पैसा आएंगे, नॉन टैक्स से पैसा आएंगे, जो डेली पैसा मिलेगा, ये सब डेली थोड़ी ना मिलने वाला है जी। एक बार बेच देगा LIC का शेयर या किसी बैंक का शेयर या किसी सरकारी कंपनी का शेयर बेच देगा तो फिर दोबारा थोड़ी ना, फिर खरीदना पड़ेगा, तो फिर तो आएगा नहीं, तो ये रेगुलर पैसा है नहीं। रिकवरी ऑफ लोन, एक बार लोन सरकार दे दे फिर दोबारा थोड़ी ना मांगेगा तो पीट के भगा देगा, है ना, पिटेगा, मोदी जी टपिया मत लोन बोरोविंग्स हो गया, एक बार लीजिएगा ना, कर्जा काटने का एक तरीका होता है, तो पिटेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये हुआ कैपिटल रिसिप्ट्स का तरीका। अब कैपिटल रिसिप्ट समझें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लीजिए, इसी में इसको हटाकर यहाँ पे लगा दीजिए एक्सपेंडिचर। ये दूसरा हो जाएगा। इस कैपिटल बजट में पहला कैपिटल रिसिप्ट, ठीक, और इसी में आपके दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जगह के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसे आएंगे उसको हम डेली तो क्या करेंगे, ये सारे जो पैसा है, अब पापा मम्मी पैसा भेजेगा, मान लीजिए अपने पे एग्जाम्पल लीजिए, ये पापा मम्मी पैसा भेजे कि जाओ बेटा दिल्ली में रह के IAS की तैयारी करो और मस्ती से रहो, खाओ पियो, शरीर बनाओ और IAS निकाल कर जल्दी से आ जाना। और पता चले कि आप यहाँ पापा पैसा भेजते जा रहे हैं, आप डेली हॉल में मिल रहे हैं, है ना, फिल्म देखने में लगे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, बियरबाजी कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, या लड़कीबाजी करते हैं या लड़काबाजी कर रहे हैं, तो ये सब एक्सपेंडिचर क्या आपको लग रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये तो बकवास के एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। पापा ने पैसा भेजा किस लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कि बेटे के ऊपर पैसा खर्चा करूंगा या बेटी के ऊपर पैसा खर्चा करूंगा तो बेटा बेटी एक दिन सक्सेसफुल होगा, पैसा उसे नॉलेज गेन करेगा, नॉलेज से IAS बनेगा और IAS बनने के बाद वो एक दिन हम लोगों को जीवन स्तर को ऊपर करेगा और सुंदर बनाएगा। लेकिन आप तो यहाँ पे अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगे हैं। निकाल रहा है। तो इस तरीके से जो लड़के लड़की करता है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, अगर वो तरीके से यूज करता है, अपने ऊपर खर्चा करता है और तरीके से करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसी तरीके से सरकार को जो पैसे आ रहा है, अब लोन में पैसा ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो उस पैसे को गुलचौरिया तो नहीं उड़ा देगा, है ना, कि चलो बैठ कर भूजा दारू मारते हैं और ताली मारते हैं, दारू मारते हैं, ये सब तो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो पैसे हैं इनसे क्या करता है सरकार, इन सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है कि इंफ्रा हम डेवलप करेंगे, कि रेल बिछाएंगे, रेल पटरी बिछाएंगे, रेल चलाएंगे, जैसे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनाएंगे, गाड़ी दौड़ेंगे, है ना, मेट्रो बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, बच्चों को उसमें पढ़ाएंगे और पढ़ेगा, आप लोगों को बुलाएंगे, IAS बनवाएंगे और फिर मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कैपिटल एक दिन जाकर हमें पैसा बना कर देगा, जिससे कैपिटल जनरेट होगा, उसको बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया
कि इंफ्रा डेवलप करने में, बिल्डिंग में, और क्या होगा, मशीन कुछ खरीद लिए, है ना, मशीनरी प्रोडक्ट खरीद लिए जिससे कुछ नया प्रोड्यूस करेगा या लार्ज प्रोड्यूस करेगा, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ पहला। दूसरा है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कि हम अपने कंपनीज को अच्छा बनाएंगे और उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को और बढ़ाएंगे, कुछ नया कंपनी बना देंगे, सरकार को और प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए एयर इंडिया बेच दिए हैं तो उसको खरीदेंगे, फिर से उसको संभालेंगे और फिर हम चलाएंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे तो अपना होगा। ठीक है, ऐसा बात तो है नहीं कि लोन ले लेगा और लोन लेकर इधर भूजा फाड़ जाएगा। लोन लेने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको बोलता है। ठीक है, या लोन्स एंड एडवांसेस, कि अगर सरकार से अगर मैं लोन हूँ या पैसे हमारे पास आया, मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट किया या अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट से कुछ शेयर्स बेच दिए या कुछ होल्डिंग्स बेच दिए, या हमें लोन जो मिला या पैसे हमारे पास जो आया उससे हम जो लोन लिए हुए हैं, जो लंबा चौड़ा पैसा है, उसे हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। अब सरकार हमारी पैसा लेती है तो खाएगी तो नहीं ना, खाएगी तो पिटाएगी, तो फिर क्या होगा, बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि हम जो पैसा लिए हैं उस पैसे को अगर किसी फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंट्री से लिए हैं उसको पैसा वापस कर दे, IMF से लिए उसको पैसा वापस दे। लेकर खाने के लिए थोड़ी ना है जी, लेकर उसको वापस भी तो कीजिएगा। तो ये सारा हुआ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी वो सारे पैसे जिससे मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एक दिन कैपिटल जनरेट करके देगा, इसलिए। समझ गए जी। तो दो चीज़ मैंने आपको समझाया, एक तो समझाया कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, उसको समझाएं कि वो कैसे कैसे आता है, एक नॉन टैक्स से आता है, नॉन टैक्स से आता है जो पैसा है तो उसको मैं एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, एक नॉन डेवलपमेंट के लिए जो सारा पैसा जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि कैपिटल बजट कैपिटल बजट में भी दो तरीके से मैं देखूंगा कि एक पैसा हमारा जो आ रहा है जिसको रिसिप्ट्स बोलेंगे, और एक जा रहा है जो एक्सपेंडिचर हुआ। तो जो लॉन्ग टर्म में जो पैसा आ रहा है जैसे लोन, बोरोविंग, ये सारे से रिकवरी ऑफ लॉन्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स, इसके थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, है ना, मशीन में, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। बिल्डिंग में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ सेक्टर बनाएंगे, एजुकेशन सेक्टर लंबा चौड़ा उसको ग्रोथ करेंगे, लोन एंड एडवांसेस ये सारे हम लोग देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। हटा दीजिए, हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हुआ दो टर्म, इसको ध्यान रखना। अब इसमें जो हम आपको अभी बताए हैं कैपिटल बजट में, इसको दिमाग में बैठा के रखना, तो भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें जो पैसा आया, ये जो लोन हम लिए थे, है ना, जो बोरो करने के विचार कर रहे हैं, तो पैसा किसी फॉरेन कंट्री से या अपने RBI से या किसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर, तो जो पैसा हम कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू यहाँ पे जो था उसमें हम ले रहे थे, उसका जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारा इंटरेस्ट कहाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जाएगा। इससे पहले वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया, समझाया, उसमें जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि वो तो डेली पे करना पड़ेगा, मतलब समय के हिसाब से, तो हमारा डेली खर्चे में आएगा। तो ये सब जो पैसा है, इस जो लोन लिए हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट्स में जो लोन हम लिए हैं, उसको हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट पे को हम कहाँ पे काउंट करेंगे, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स में काउंट करेंगे। तो इतना ध्यान रखना जी, कंफ्यूजिया मत जाना। तो जैसे रेवेन्यू डेफिसिट बताया, सरप्लस बताया, उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल बजट, तो कैपिटल
डेफिसिट, डेफिसिट या आपके सरप्लस। अब ज़्यादा है कि हम जितना रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स कर रहे हैं और जितना हमारा एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर ए ज़्यादा है और ए कम है तो क्या होगा जी, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और कैपिटल रिसिप्ट्स कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिसिट। डेफिसिट तो होगा ही, ठीक। अगर मान लीजिए कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और ज़्यादा हम कम खर्चा कर रहे हैं तो हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो सीधा से सिंपल सी कंसेप्ट है, सीधा से आसान से। अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कम कमा रहे हैं तो हमारा डेफिसिट हो जाएगा। अगर ज़्यादा हम कमा रहे हैं और कम खर्चे कर रहे हैं कि कम पैसे में काम चला रहे हैं तो हमारा सरप्लस हो जाएगा। सीधा सी बात है, समझ गए? चलिए इतना समझ गए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये सब कंसेप्ट भूलिएगा मत। जब बजट में पढ़ाऊँगा, बजट जब आएगा, हालांकि बजट में कुछ होता नहीं है, बोल बच्चन करने के लिए सब ग्राफ पे ग्राफ दिखाया जा रहा है, भाषण पे भाषण किए जा रहा है, जैसे पीएचडी कर लेगा सब, है ना। हाँ, पीसी इस बैकग्राउंड में पूछ लेता है, स्कीम्स बैकग्राउंड पूछता है। तो आप स्कीम्स बैकग्राउंड जो सरकार इंट्रोड्यूस करता है उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ है उसको समझिए क्या है। तो मैंने आपको दो चीज़ समझाया। इसी में एक तीसरा टर्म है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट, इसको हिंदी में बोलता है परिणाम। परिणाम या आउटकम्स है, हाँ आउटकम्स बोलिए। कि परिणाम पर हम देखेंगे कि सच में परिणाम कितना आया, कि पैसा हम तो एलोकेट किए लेकिन आया कितना। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में, अब एजुकेशन सेक्टर में हमने पैसा मान लीजिए कि 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, कितना हो गया 10,000 करोड़। कि मान लीजिए 2025 का जो बजट है 24-25 फरवरी में था ना, तो 24 नहीं 26 का होगा, 25 फरवरी के जो बजट प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी के, तो ये तो 2025 और 26 यानी 2025 से 2026 का बजट था, एक साल भर का जो बजट था। तो इसमें सरकार बताएगी, अब जो बजट आएगा ना, नेक्स्ट बजट आएगा, तो उसमें सरकार बताएगा कि हमने जो पैसे 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया एजुकेशन सेक्टर पे या किसी और सेक्टर पे, मान लीजिए कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसमें से सच में कितना आउटकम निकला, कि हमने कितने टीचर्स को रखे, कितने प्रोफेसर को रखे, कितने यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कितने स्कूल्स बनाए, कितने कॉलेज क्रिएट किए। ये सारे डाटा संसद को रखना पड़ता है, संसद के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसी को बोलता है परफॉर्मेंस बजट, कि हम परफॉर्मेंस के देखेंगे भैया, आउटकम को देखेंगे। हमने पैसा तो दिया, लेकिन पैसा देने के बाद पता चला कि बेटा जाकर बीच में कुछ और खा गया, कुछ और कर गया, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हम बताएंगे कि 10,000 करोड़ तो हम आपको दिए थे, लेकिन ये बताइए आउटकम्स कितना आया, परिणाम कितना आया, रिजल्ट कितना है आपके हाथ में, इसको देखेंगे। उसी को बोलता है परफॉर्मेंस बजट, सीधा सा कंसेप्ट, ठीक है। कि हमने कितने स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। कि परिणाम देखेंगे जी, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। सिंपल सी कंसेप्ट। दूसरा है, इसी में है 2-3 बातें और हैं। एक होता है जीरो बेस्ड
बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग कहने का मतलब है कि सरकार के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, अब जब फाइनेंस मिनिस्टर समय आता है बजट बनाने का, अब जैसे अगस्त से सितंबर में बनाना शुरू कर देता है, तो उससे पहले 7-8 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, फॉरेन, ये सब क्या करता है, अपना अपना एस्टिमेट जारी करता है और बताता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये चीज़ लाने वाला हूँ, एक तरीके से काम करने वाला हूँ। तो जितना पैसा चाहिए उसको कैलकुलेट करके वो सब बताता है, हेल्प लेता है डाटा से, आगे पीछे का सारी चीज़ देख कर उसको बात करता है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है कि जो सेक्टर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हेल्थ सेक्टर, कोई भी सेक्टर मान लीजिए, है ना, कि हेल्थ सेक्टर में पैसे की ज़रूरत है, तो पूरा बताएगा अपना कैलकुलेशन करके कि मैं इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तरीके से सब चीज़ कैलकुलेट करके वो बताएगा कि मुझे इतना भैया ग्रांट्स चाहिए, तब जाकर काम हो जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, एजुकेशन जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको हिसाब से देखेगा और उसके बाद उसमें काटछाट करके उसको पैसा मिल जाएगा। तो इसी को बोलता है जीरो बेस्ड बजटिंग, कि पहले से हम नहीं मान लिए कि हाँ इतना काम तो कर चुके हैं और पिछले साल वाला पैसा भी बाकी है, ये सब नहीं। कि पिछले साल बजट में तो इतना दिए थे लेकिन काम इतना नहीं दिए थे, काम नहीं हो पाया था, तो इसमें थोड़ा और पैसा चाहिए और फिर इस साल भी चाहिए, तो ये सब नहीं। इस समय से बताओ कि इस समय से पैसा कितना चाहिए, तो 1 साल को जीरो मान कर देखो कि भैया इस समय से कितना पैसा चाहिए, इसको बोलता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, एक और है टर्म, ये सब टर्म ही हैं, इसको बोलता है जेंडर बजट। अब जेंडर बजट का मतलब क्या होता है? जेंडर बजट का सिंपल सी मतलब है कि हम पैसे जितने भी बजट में एलोकेट कर रहे हैं उसमें हम कितने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिए कितना दे रहे हैं। यानी हम सीधा साधा देखेंगे कि जो हमारे वुमेन्स हैं इन सभी के भलाई के लिए, सामाजिक आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए कितना पैसा जा रहा है, जिससे जेंडर को और फायदा पहुंचेगा। तो इसको बोलता है लिंग बजटिंग हिंदी में। ठीक है, कि हम कितना एम्पावर करने के लिए पैसा, यानी वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, इन सारे तरीके से हम कितना इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उसी को जेंडर बजटिंग बोलता है। बड़ी सी सीधा सी बात है। ठीक है जी, ये सब टर्म्स कंप्लीट किए हम, इसमें कुछ है भी नहीं, अगर पूछ दें बता दीजिए, डल्लू पंचू सी बात है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि बजट एस्टिमेट क्या होता है, उसको समझिए। नेक्स्ट इज, इसमें नहीं है, बट जैसे सरकार जो बजट प्रेजेंट करती है तो सरकार उसमें प्रेजेंट करती है 3 तरीके से। क्या है? एक तो सरकार देती है बजट, इसको बोलता है एस्टीमेट, अनुमान, बजट अनुमान। कि अगले साल कितना खर्चा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, क्लास में शुरू में, कि सरकार क्या देखती है, अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा। ठीक है, उसको देखती है बजट। तो एक होता है बजट एस्टिमेट, दूसरा है उसको बोलता है क्या लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट। एक बोलता है एक्चुअल
एक्चुअल बोलता है, इसको बोलता है प्रोविजनल एक्चुअल। प्रोविजनल एक्चुअल तो क्या है कि रिवाइज में क्या करता है, अब जैसे इसमें सरकार मान लीजिए कि 2025-26 का बजट है जो फरवरी गया 2025 का, अभी हम लोग हैं सितंबर में, कल अक्टूबर हो जाएगा, तो ये जो फरवरी गया है, तो इस 1 फरवरी को 1 फरवरी 2025-26 को जो बजट जारी किया होगा मैडम ने, निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें वो बजट अनुमान लगाया होगा कि 2026 सॉरी एक मिनट रुकिए, क्लियर लिखने दीजिए। तो जो 1 फरवरी को मैडम 1 फरवरी 2025 को जो प्रेजेंट किया, उसमें मैडम फोरकास्ट किया होगा, अनुमान लगाया होगा, अरे यार तुम चुप रहा भाई, कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास कितना एस्टिमेट है कि पैसा आएगा, कि कैपिटल रिसिप्ट होगा, ओहो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, ये चारों कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया समझाया। तो 1 फरवरी 2025 को मैडम ने फोरकास्ट किया होगा, कि अनुमान लगाया होगा कि अनुमान लगाया होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो आने वाला है, उसमें हमारे पास कितना होगा बजट एस्टिमेट, कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा हम लोग खर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में उसको बोलता है बजट एस्टिमेट। ठीक है, आने वाले समय को हम देखेंगे और तब हम समझेंगे कि बजट एस्टिमेट कितना होगा जी। जैसे मैं आंकड़े बताऊँ आपको, आंकड़ा मैंने लिखा है, शायद कहीं पे लिखा है, इसका आंकड़ा नहीं, आंकड़ा इसका थोड़ी ना मिलता है जी, डेफिसिट का। तो ये हुआ बजट एस्टिमेट। दूसरा रिवाइज एस्टिमेट क्या करेगा कि जो ये 1 फरवरी 2025 को जो बजट प्रेजेंट हो रहा है, तो उससे पहले जो बजट हुआ था 2024 के लेकर 2025 वाला बजट, अब 2024 से लेकर 25 ये फाइनेंशियल ईयर अभी तो चल ही रहा है, ये 1 फरवरी को देखिएगा तो इसका जो बजट पैसा एलोकेशन हुआ था उसको देखेगा कि हमने कितना पैसा एलोकेट किया था और कितना पैसा खर्चा हुआ और कितना पैसा और लगने वाला है। ये सारी चीज़ इस रिवाइज एस्टिमेट में बातें किया जाएगा कि 2024-25 का जो पैसा 2024-25 के बजट में हमने जो सारे सेक्टर्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इन सारी चीज़ों पे जितना पैसा दिया था वो पैसा कितना खर्चा हो गया है, क्या हमारा अनुमान सही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए रिवाइज एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलता है रिवाइज एस्टिमेट। अब इसका मतलब नहीं है कि रिवाइज एस्टिमेट बनाएगा और फिर कहेगा कि अच्छा अभी तो 4 महीना बाकी है तो कुछ पैसा और दे दीजिए, ऐसा नहीं है। रिवाइज एस्टिमेट इसलिए बनाया जाता है ताकि पता चले कि हमने कितना खर्चा किया, क्या अनुमान लगाया था, ठीक है कि नहीं है, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, एक्चुअल्स के मतलब तो सीधा सी बात है कि अब ये जो पीछे वाला सेक्टर्स है, मान लीजिए कि ये 2024 का है ना, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जो था आपके 1 अगस्त से आपके 31 मार्च के बीच में, 1 अगस्त से 31 मार्च के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर है कि 1 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में
अब इस बीच में तो जो डाटा था, जो पैसा एलोकेट किया गया, वो सारी चीज़ आ गया होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनल एक्चुअल्स या एक्चुअल्स। उसमें क्या है कि वो डाटा सारा बताता है कि हाँ इतना हमारे पास डाटा है टोटल, कि हमने अनुमान इतना किया था, लेकिन पैसा का खर्चा इतना हुआ, यहाँ पे इतना हुआ, ये सारी चीज़ इसमें बातें करता है। ठीक है, क्लियर है ना? अरे देव समझ गए हो? बताइए तो। ओके, डाउट है तो पूछ लीजिए अगर डाउट है तो, या कुछ गड़बड़ मैं समझा दी हूँ तो उसको भी काउंटर करना है ना। ऐसे मत सुनते मत रह जाने कि हाँ जो बोलेंगे वो पत्थर है, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान से गलती होती है। बताइए अगर कुछ ना डाउट हो, कुछ गलत सही तो बताइए, समझाइए, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो बजट एस्टिमेट जो आने वाला समय है उसके लिए बात करेंगे। रिवाइज एस्टिमेट कि हम मिड टर्म में हैं, उसको उस फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे कि अभी तक कितना खर्चा हो गया। ठीक है, और जो एक्चुअल्स है, अब जो डाटा हमारे पास प्रेजेंट हो गया है, हम सब कुछ कर चुके हैं, बैठ चुके हैं, तभी तो हम देखेंगे। तो उस एक्चुअल्स में हम बात करते हैं कि हाँ इतना पैसा है हमारे पास। तो ये कुछ है, हालांकि पूछता नहीं है, बट ये समझने के लिए कंसेप्ट है। अब जैसे डाटा जब आपको मिलेगा ना, जैसे बजट मान लीजिए आप खोले और उसमें लिखा है बजट एस्टिमेट इतना, बजट रिवाइज एस्टिमेट इतना और इतना प्रोविजन, तो उस समय कन्फ्यूजन ना होगा आपके पास। आप समझ आएंगे कि कहना क्या चाहता है ना, ये कहना क्या चाहते हैं। करेक्ट, एनी प्रॉब्लम बताइए। तो अब समझ गए। जैसे मैं इसमें टर्म लिखा था, एक एक्चुअल्स लिखा था, एक्चुअल्स, और एक लिखा प्रोविजनल एक्चुअल्स। तो प्रोविजनल एक्चुअल्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए कुछ सेक्टर्स में अभी डाटा नहीं आया है, हेल्थ में से कुछ सेक्टर्स का डाटा अभी मिस कर रहा है, तो अभी नहीं आया, तो उस मिस मैच के लिए उसको प्रोविजनल एक्चुअल्स बोल जाता है। और जब सब चीज़ आ गया तो सारे डाटा में हमारे पास प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ का, हर सेक्टर्स का डाटा हमारे पास है कि कितना पैसा दिया था, कितना खर्चा हुआ, कितना सारी चीज़ हुआ, उन सारी चीज़ के तो एक्चुअल्स। ठीक है, इसमें कंसेप्ट का आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना होने का है। अब फिजिकल डेफिसिट देखिए, फिजिकल डेफिसिट इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व मेरा हिंदी भी ना, राजस्व घाटा सही है ना हो हिंदी, राजस्व घाटा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब सिंपल सी है कि हम जितना पैसा हमारे पास जो पैसा आ रहा है और जितना खर्चा कर रहे हैं वो कितना है। जैसे फार्मूला से मैं आपको समझाऊं, किधर गया जी, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या होता है, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर कि हमने कितना पैसा खर्चा किया, उसको माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। मैं इसको समझाता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। रेवेन्यू, रिसिप्ट्स
कि हमारे पास जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो सारे पैसा जो टैक्स से आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है, वो सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस, इसी में नीचे लिखता हूँ जी, है ना, तो फिजिकल डेफिसिट बराबर माइनस ब्रैकेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस आपके जो पैसा है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट सी होगा, ठीक है। कि फिजिकल डेफिसिट बराबर क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है कि हमने जितना पैसा खर्चा किया, फिजिकल डेफिसिट बराबर कि हमारा राजस्व घटा कितना है भैया, बस सीधा सी बात है कि हम जितना पैसे खर्चा कर रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुआ, जो टैक्स से आया, नॉन टैक्स से आया, वो सारे पैसे जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आया, प्लस में जो कैपिटल रिसिप्ट से पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट से जो हम इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट कहीं किए, किसी को लोन दिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का शेयर बेच दिए, या किसी कंपनीज का अपना शेयर बेच दिए या लोन दिए, वो सारे पैसे जो आया डिसइन्वेस्टमेंट, वो सारे जो मैंने आपको बताया था। तो कैपिटल रिसिप्ट्स, उसमें से नॉन डेब्ट रिसिप्ट्स को हमें हटा देना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स में तो ये भी तो था ना कि भैया हम किसी से लोन ले रहे हैं एंड बोरोविंग ले रहे हैं। ये भी मैं आपको समझाया कि हम किसी कंपनी से पैसा, हम किसी फॉरेन कंपनी से पैसा ले रहे हैं या किसी देश से पैसा ले रहे हैं, या हम अपने देश में आरबीआई से पैसा ले रहे हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट से पैसा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा ले रहे हैं। तो ये सारे जो पैसा है, ये सारे पैसा एक न एक दिन तो हमें देना पड़ेगा भैया, सीधा सी बात है कि हम ये जो पैसा लोन ले रहे हैं इसको देना पड़ेगा, है ना। ये तो हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा बकौती धन नहीं है जी कि हम इसको ले लिए और हम जोड़ लिए कि हाँ हमारा पूरा कैपिटल रिसिप्ट इतना हुआ। नहीं जी, आपने जो लोन में पैसा लिया है और बोरोविंग जो किया है, खर्च पैसा जो पैसा लिए हैं आप, उसको तो आज न कल आपको देना पड़ेगा साहब, सीधा सी बात है। तो आपका फिजिकल डेफिसिट उतना ही, मतलब आपका कैपिटल रिसिप्ट उतना ही होगा कि जितना आपने कमाया, वो नहीं कि आपने लोन लेकर पूरा लिया। अब 10 लाख मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास 10 लाख है, अब सीधा से मान लेते हैं 10,000 है, 10,000 रुपये है। अब इसमें से 5,000 रुपये वो कहीं से उठा के लाता है दोस्त करके, और बोलता है हीरोगिरी बनाता है, हीरोगिरी दिखाते कि देख मेरे पास 10,000 है। वो मूर्ख ही हो गया ना, मूर्ख होगा 5,000 रुपये हो अपने दोस्त से लेकर आया है या इंटरेस्ट पे लेके आया है, कर्जा में लेकर आया है और हीरोगिरी दिखा रहा है कि देखो मेरे पास पैसा है 10,000 है। ये तो गधा ही है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे दिखाने के लिए हमने जो पैसा बोरो किया है, लोन पे लिया है, वो सारे पैसा निकालना पड़ेगा साहब, तब तो आपको पता चलेगा कि इसमें से आपका 5,000 है दोस्त। फरफरा तो रहे वो, लेकिन 5,000 तुम्हारा है, 5,000 तो इसको देना पड़ेगा तुमको, दोस्त का है। आज नहीं दोगे कल तो दोगे ना रे, तो देना तो पड़ेगा। तो इस कैपिटल रिसिप्ट में से जो लोन एंड बोरोविंग्स है उसको निकाल देंगे, तभी जाके हमारा टोटल फिजिकल डेफिसिट आएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हमारा तो डेली का पैसा है, तो टैक्स और नॉन टैक्स से आ ही रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है कि वही कैपिटल रिसिप्ट्स जो बिना डेब्ट का है, जो पैसा बोरो नहीं किए है, जो लोन वाला नहीं है, ये हुआ मतलब।
समझ गए? गुड मॉर्निंग खान। अब जैसे मैं समझाने के लिए आपको, मान लीजिए टोटल पैसा हम खर्चा कर रहे हैं 1000, ठीक, समझाने के लिए फिगर ले रहा हूँ, माइनस कि रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए हमारा 400 रुपये आ रहा है, 400 रुपये हालांकि नहीं है, बहुत पैसा आता है, तो 500 रुपये हुआ, प्लस कि कैपिटल रिसिप्ट्स, पूरा टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स जो हमारा हुआ वो हो गया आपके मान लीजिए कि 600 रुपये, ठीक है। इसमें से जो हमने लोन लिया है, पैसा वैसा लिया है, खर्चा बोरो किया है, उसको मान लीजिए 100 रुपये मैं घटा देता हूँ, तो 1000 रुपये हमने टोटल खर्चा किया, उसमें से 500 रुपये जो हमारा ये हुआ भैया, अब बाकी इधर 500 रुपये ये हुआ, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको 200 कर दीजिए, फिगर अच्छा हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये हट गया, तो ये 400 हो गया, ठीक। तो 500, तो 1000 खर्चा किए और हमने कमाया कितना, 900 रुपये। तो हमारे पास कितना फिस्कल डेफिसिट, कितना 100 रुपये का आ गया भैया, कि अगर ये 100 रुपये है तो ये हमारे राजस्व को घाटा हुआ जी, ये वाली बात है। फाइन, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हो समझाने का पर्पस मेरा क्लियर। तो ये हुआ फिस्कल डेफिसिट, इसको, इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब बहुत बार इसको पूछ चुका है, ठीक है, तो पूछेगा घुमा फुरा के कि टोटल जो हमारे राजस्व पे प्राप्त हुए हैं हमें, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो पूरा पैसा हमें प्राप्त हुआ, उसमें से माइनस कर दीजिए नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, उसको प्लस, और हाँ उसमें से माइनस कर दीजिए नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, प्लस कर दीजिए कैपिटल रिसिप्ट्स, तो इतना हुआ। अब प्लस उसके बाद उसको घटा दीजिए टोटल एक्सपेंडिचर से, क्या हुआ। इस तरीके से लफड़ाबाजी में क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, तो उसको बोलता है फिस्कल डेफिसिट। तो जब ये फिस्कल डेफिसिट का क्वेश्चन लगे आपको कि लफड़ा वाला कर रहा है, तो समझ जाइए कि फिस्कल डेफिसिट है, कि घटाने बढ़ाने की बात कर रहा है तो फिस्कल डेफिसिट है। हाँ पूछा है जी। ऐसे सुंदर से बहुत सारे डेफिनेशन होता है, लेकिन डेफिनेशन का कोर कंसेप्ट सीधा सी है कि हमने इतना बस ध्यान रखो, तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए बस कि हम जितना खर्चा किए, ठीक है भैया कर दिए, और जितना लिए पैसा आया वही हुआ फिस्कल डेफिसिट। लेकिन हमारे पास जितना पैसा आया उसमें से हम उसको निकाल देंगे जो पैसा हम उधार में लिए हैं। बस हम जितना भी खर्चा किए कोई बात नहीं किए, जितना आया कोई बात नहीं आया, लेकिन उसमें से जो आया उसको हम निकाल देंगे जो बोरो किया है, जो लोन पे लिया है, तब जाकर हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन होगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि हम जितना कमाएं, जितना खर्चा किए, उस समय से बस हम उसको हटा देंगे कि जो हम लोन में लिए। क्लियर? तो ये हुआ फिस्कल डेफिसिट। उसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो मैं बताया आपको। जैसे फिस्कल डेफिसिट अगर आंकड़ा में देखिएगा, सो फिस्कल डेफिसिट लो, मैं पूरा लिख ही नहीं रहा। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा 16,69,527 करोड़ है जी, जो हमारे जीडीपी के 4.8% है। जीडीपी बड़ी परेशान हूँ मैं, दिमाग का बत्ती मेरा गुम हो गया है। 4% ऑफ जीडीपी,
कि हमारे जीडीपी का 4.8% जितना हमारे देश के ऊपर कर्जा है। ये सब कर क्या रहा है। उसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट जो मैंने बताया था, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या कि हम डेली का जो पैसा आ रहा है और डेली जो खर्चा कर रहे हैं उसको रेवेन्यू डेफिसिट, वो भी है 6,10,98 CR, जो 1.9% ऑफ जीडीपी है। चलिए, तो मैं तो अभी एक ही कंसेप्ट आपको समझाया हूँ, फिजिकल डेफिसिट, आपको फिर रेवेन्यू डेफिसिट पता है, फिर कैपिटल डेफिसिट भी मैंने उधर समझाया था आपको, है ना, जब कैपिटल बजट पढ़ाया था उसमें, तो कैपिटल डेफिसिट मैंने आपको बताया था, इस दोनों को वहीं पे बताया था। कैसे निकालेंगे कि कितना खर्चा हुआ कितना आया, उसी तरीके से। क्लियर हो गया ना। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ खान, बस थोड़ा सा ऐसा ही है, हो जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए। ये हुआ फिजिकल डेफिसिट। एक और शब्द होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब घाटा, जिसे बोलता है प्राथमिक घाटा। ठीक है जी। अब प्राइमरी घाटा का मतलब क्या है कि जितना भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जो भी मैंने समझाया फिजिकल डेफिसिट, ऐसा नाम सब ऐसा ना कंफ्यूज होइएगा बार बार, लेकिन सुनिएगा ढंग से तब बताइए। ये लिखा है प्राइमरी, ये फिजिकल, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, अब इंटरेस्ट पेमेंट कहने का मतलब है कि जो सरकार लोन लिया है, पैसे उधार में लिया है, वो सारे पैसे को तो पे करना पड़ेगा ना जी, उसको छोड़ थोड़ी ना दोगे, तो उसको बोलता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन लिए हैं उसको। हालांकि प्राइमरी डेफिसिट का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सरकार का सब खेल है ये बताने के लिए कि नहीं फिजिकल डेफिसिट तो अभी मेरा ज़्यादा होता, क्योंकि कम इसलिए हो गया है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ज़्यादा पैसा ले लिया था लोन में, इसलिए आज हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, या कांग्रेस वाले पे इल्जाम लगाए, या अभी जो बीजेपी है वो कांग्रेस पे बोले, या कल अगर कांग्रेस आए तो बीजेपी को बोले कि तुमने ज़्यादा पैसा ले लिया था, इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा जा रहा है, इसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। समझे? नहीं दिख रहा है ना, तो इसको क्या कीजिए, क्वालिटी को बढ़ाइए। समझे खान? समझ गए? तो मैंने जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उसको समझाया, बताया आपको, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स बताया। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिजिकल डेफिसिट है जितना भी है, मान लीजिए कि 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये नहीं होता, और मुझे 90 रुपये पे करना पड़ रहा है हर साल, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, सीधा 10। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी डेफिसिट। शशांक सिंह नमस्कार, कैसे हो शशांक? तुम्हारी फैमिली की हालत ठीक हो गया? अब बताइए कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, दिक्कत परेशानी तो समझाता हूँ मैं आपको। तो मेरे तरफ से जितना था पढ़ाना आज उतना पढ़ा दिया। अब जो बाकी थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट है, अब कोई कंसेप्ट है, यही सब बजट में होता है, और क्या होता है, और कुछ होता है बजट में? यही सब होता है। टेक्निकल जो होता है, हो गया ना। अगर कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन में ये सब गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना।
कि अब कन्फ्यूजन कैसे होता है कि उस समय डेफिनेशन पूछता है, उस समय फार्मूला नहीं दिखाएगा आपको। अब जैसे कन्फ्यूजन क्लियर नहीं रहेगा आपका तो उस डेफिनेशन में लपटा जाइएगा आप, है ना। क्वेश्चन में डेफिनेशन देगा। अब जैसे प्राइमरी डेफिसिट का है तो प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन कहेगा कि राजस्व घाटा में से इतना घटाने पर, और इतना घटाने पे क्या, ऋण पेमेंट घटाने पे लटपटा के पूछेगा। बात तो ये रहेगा लेकिन लटपटा के पूछेगा, समझ रहे हैं। उस चक्कर में गड़बड़ा जाता है। और कुछ इसमें और कोई कंसेप्चुअल टॉपिक्स पार्ट तो है नहीं, है क्या? है तो बताइए। मैं तो, मुझे नहीं दिखा। तो ओवरऑल जो बजट का जो कंसेप्ट है यही है। और बाकी जो आपके जो चीज़ें हैं बजट से रिलेटेड कि किसने पहले प्रेजेंट किया, कब किया, ये सब जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं 4-5 चीज़, उसको देख लीजिएगा। कौन प्रेजेंट करता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, पता है आपको। और उसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन काम करता है तो उसको बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको मैं भूल जा रहा था इसलिए मैं लिख के आया हूँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको बनाता है। हाँ, फिर एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को समझ लीजिए थोड़ा सा, हालांकि इसमें कुछ होता नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, सर्वे से लिखे हैं ना, हाँ सर्वे जो भी हो। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जैसे नाम से देखिए इकोनॉमिक सर्वे। सर्वे क्यों करवाता है जी? सर्वे इसलिए करवाया जाता है कि हम देखें कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। सर्वे का मतलब ये होता है सारे आइडेंटिटी को देख लो। तो हम इस इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे देश में ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ये सब किस तरीके से चल रहा है, जीडीपी कितना रेट से ग्रो कर रहा है, आपके इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे देश की इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रहा है, शेयर मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ये सारी चीज़ यानी इकोनॉमी के जितने फैक्टर्स हो सकता है उन सभी चीज़ों को इस इकोनॉमिक सर्वे में देखता है, एक डाटा प्रोवाइड करता है कि हमने इतना ग्रोथ किया, इस समय हमारा ग्रोथ रेट इतना % था, इतना कम था, इतना ज़्यादा था। तो जो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट बजट प्रेजेंट करने से पहले एक दिन निकालता है ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उस इसलिए निकालता है कि वो पता चले ओवरऑल एक हेल्थ का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना कि आपके ब्लड में, आपका ब्लड में ये बढ़ गया है, वो कम हो गया है, ये सारी चीज़ कि जैसे एक डॉक्टर देखता है हेल्थ चेकअप करने से पहले सारा बॉडी को चेक करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में वो सारा डाटा रहता है जिसके ऊपर पे इस बजट में भी अप्लाई करता है मिनिस्ट्री और उसके ऊपर से अपना फोरकास्टिंग जारी करता है। समझ गए? जनरल्स के लिए 2 ही अटेम्प्ट थोड़ी ना है, जनरल्स के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट है। कितना अटेम्प्ट है? 4-5 से कम ना होगा? कितना है? 6 है, 6 है ना। अरे 2 अटेम्प्ट काफ़ी है यूपीएससी में, समझ रहे हो। अगर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है ना, मगजमारी मत क्या करो, ठीक है। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में ना हो रहा है ना, अगर 3 अटेम्प्ट के बाद लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ फैक्चुअल्स प्रॉब्लम्स है, कुछ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, या लग रहा है आपको कि मैं साल भर में 6 महीना में टाइम के हिसाब से उसको टैकल कर लूँगा तब दो एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि लगे 2 साल तैयारी करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद, और आपके 2 साल 3 साल के बाद लगे कि यार प्रिपरेशन तो कर लिया लेकिन अब भांग बथुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, करूँ ना करूँ। ऐसा कर जब लगे ना तो सब छोड़ दो, कुछ और करो।
फालतू में जीवन बर्बाद करोगे, ठीक है, ऐसा मत करना। हाँ, लगी उम्मीद है कि हाँ साल भर और मैं देखता हूँ, हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो जय श्री राम, अपना घरे जाइए, आइए आप लोग बनिए, हम कुछ और करते हैं। हाँ माफिया बनो, जाओ बनो माफिया। ठीक है, तो आज इतना ही। कल बाकी जो टॉपिक्स इससे स्टैटिक्स से रिलेटेड जो बजट है नैना क्लियर हो गया। ये जो आपको क्लास मैंने आज करवाया वो आप ही के लिए डेडिकेटेड था, क्योंकि आप बोले थे कि भैया करवा दीजिएगा बजट, तो मुझे लगा कि करवा देना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो कुछ तो फ़ायदा होगा, 0.004% भी। सो इट इज़ ओनली फॉर यू नैना। ओके, हाँ इसलिए मैं करवाया, नहीं तो अभी क्यों करवाएं बजट। बजट के समय पे सब हल्ला बोल रहे हैं, मैं भी हल्ला बोलूँ तो अब बाकी जो चीज़ें बचा होगा इसमें, कुछ मुझे जो इम्पोर्टेंट्स लगेंगे। अब जो स्कीम्स होता है ना, उसको स्कीम्स वो तो फैक्चुअल डाटा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, तो समय कब का कब चला गया, तो शायद पूछेगा। अगर कुछ इम्पोर्टेंस लगे करेंट अफेयर से, उसको देखकर अपडेट कर लीजिएगा। और बस प्लस में आपके पास प्रीवियस पेपर्स होगा, उसके हिसाब से देखिए कि पूछता है नहीं पूछता है। पूछता होगा तो देख लीजिएगा, नहीं पूछता होगा तो भान में जाओ 2-4 नंबर। अगर कुछ और सब्जेक्ट सबका ठीक है तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जो बचा होगा टॉपिक्स उसको पढ़ाएंगे।